हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 2017 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी यूपीएससी प्रीलिम्स में। दोस्तों, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी सब्जेक्ट के, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं 2015, 16, 23, इन सभी के प्रीवियस ईयर्स पेपर को डिस्कस किया है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। Consider the following statement. ऑप्शन 1, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। दोस्तों, कहाँ से 5 मेंबर बॉडी हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन में थ्री इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, रॉन्ग है। बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन स्केड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल एंड बाय इलेक्शन। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करते हैं क्या इलेक्शन स्केड्यूल होना चाहिए, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो चाहे वो बाय इलेक्शन हो। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट या मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। क्या ये बात सही है? बिल्कुल दोस्तों, ये डिसाइड करते हैं जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ओनली 3, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का? देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। बिल्कुल है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इंडियन फेडरलिज्म को भी शो करता है ये। We of powers have been clearly divided between the state and the center। सही बात है, सेंटर स्टेट्स में डिवीजन है, इंडियन फेडरलिज्म को तो शो कर रहा है, ये तो फीचर है। ऑप्शन नंबर सी है, द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। बिल्कुल ये भी सही है, सभी स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो होते नहीं है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द फेडरेटिंग यूनिट्स। क्या ये ऑप्शन सही है दोस्तों? इंडियन फेडरेशन क्या एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स का रिजल्ट है? बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसा हमारे फेडरेशन में नहीं है, ऐसा अमेरिकन फेडरेशन में होता है। तो स्टेटमेंट जो है एक बिल्कुल गलत है। तो ये इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था दोस्तों कि, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। फीचर नहीं है, तो ये लास्ट वाला फीचर जो है हमारा नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। तो डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू क्या है? ये है ना कि हम आइडिया ऑफ कंसेंट, मतलब डिजायर होना, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ये सारी चीजें, डिसीजन ऑफ पीपल को ध्यान में रखना। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बनते हैं वो डिसीजन ऑफ द पीपल से ही बनते हैं। इनडायरेक्टली हम जो है पार्टिसिपेशन करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि वोटर के डिसीजन मेकिंग उसमें रिक्वायरमेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसका सही जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए, मोस्ट सुटेबल आंसर, वो क्या होना चाहिए? द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर। मतलब ऑर्डिनरी मैन भी हैं, उनके क्वालिफिकेशंस कुछ भी होंगे, कितने भी पढ़े लिखे होंगे, किसी भी तरीके के होंगे, लेकिन उनको क्या है, उनका इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर शो होता है इसमें डेमोक्रेसी में। तो यही इसका सुपीरियर वर्च्यू है। ऑप्शन बी तो गलत है दोस्तों, क्योंकि मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप नहीं होते हैं। सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, नहीं। सुपीरियर इंडिविजुअल, इन्फीरियर इंडिविजुअल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। लास्ट है हमारा दोस्तों, बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है दोस्तों, वो किसको एक्सप्लेन करते हैं, किसके एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करते हैं? दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं ये डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को शो करता है, फीचर को शो करता है कि पावर एक जगह एक्यूमुलेट नहीं है, पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं है, 3 अलग अलग टीयर्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। तो ये बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है एज एन एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। क्या इंडिविजुअल लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शंस पुट होते हैं और स्टेट अथॉरिटी का इंटरेस्ट चाहते हैं? तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। रेस्ट्रिक्शंस होते हैं अथॉरिटी ऑफ द स्टेट पे, और किसके लिए इंटरेस्ट में होते हैं? इंडिविजुअल लिबर्टी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सही है, तो कौन सा करेक्ट है? 2 ओनली।
दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट इम्बॉडीड इन दी प्रियम्बल। प्रियम्बल में कौन सा इम्बॉडी नहीं किया हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में नहीं दिए हुए हैं। अगर आप प्रियम्बल को पढ़ोगे, जैसे स्कूल टेक्स्ट बुक होते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखे रहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें दिए हुए रहते हैं लाइन, लिबर्टी ऑफ थॉट होते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन होते हैं, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सारे होते हैं। तो ये सभी होने चाहिए इसमें, लेकिन क्या उसमें नहीं होगा? लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक लिबर्टी। दोस्तों प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, और इसे लाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जब डिबेट चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसी दौरान। तो ये एक समरी की तरह होते हैं संविधान का, जो कहते हैं ना, जैसे आप एक चैप्टर पढ़ते हो तो उसका समरी होते हैं, वैसे ही पूरे संविधान का समरी है वो, जो कि एक तरीके का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा इसी के साथ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक लिबर्टी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। माइंड ऑफ द मेकर्स, जब वो बना रहे थे संविधान को, तो हम देख समझते हैं कि अच्छा उनका जो माइंड होगा वो किस तरीके का होगा। इस तरीके से जो माइंड है उनको समझने की कोशिश करते हैं, किसमें? प्रियम्बल से, या फंडामेंटल राइट्स से, या डीपीएसपी से, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज से। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? प्रियम्बल है। सर अलादी कृष्णास्वामी अय्यर ने, जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने ही कहा था कि जो प्रियम्बल है, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? द प्रियम्बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया। ये कौन सा राइट है? क्या ये फंडामेंटल राइट है, क्या ये नेचुरल राइट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और क्या ये लीगल राइट है? कौन सा राइट है दोस्तों? दोस्तों राइट टू वोट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दोस्तों कौन से राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल है, या कौन से राइट्स को लीगल राइट्स कहते हैं, ये सभी हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी हम मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हमने इसमें सब कुछ ऐड कर लिया तो ये वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है? दोस्तों जब हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोहिबिशन होते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होने चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन को नहीं रख सकते हैं फैक्ट्री में, जैसे कि, तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो सभी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। तो ऑप्शंस हम देखते हैं क्या सब है। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, बिल्कुल करेक्ट बात है, इसको तो प्रोहिबिट किया ही गया है। क्या अनटचेबिलिटी है इसमें? अनटचेबिलिटी नहीं दोस्तों, अनटचेबिलिटी तो राइट टू इक्वालिटी में चला जाता है ना, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में करते हैं, ये भी नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 1 और 4। 1 और 4 किस ऑप्शन में है दोस्तों? देखते हैं 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। किसका एब्सेंस है? प्रिविलेज का एब्सेंस है, मतलब इक्वालिटी का जो इम्प्लीकेशंस है सोसाइटी में वो किस चीज़ का एब्सेंस होगा? प्रिविलेज का, या फिर रिस्ट्रेंट का, कंपटीशन का, या आइडियोलॉजी का? दोस्तों आइडियोलॉजी तो होते ही सोसाइटी में, तो इसका तो एब्सेंस नहीं हो सकता है। इसके अलावा रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट भी होते हैं, जहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रेंट की बात की जाती है, वो भी सोसाइटी में होते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन भी सोसाइटी में होते हैं, तो इसका भी एब्सेंस नहीं है। तो इक्वालिटी का जो मतलब है, सही मतलब वो क्या है? कि प्रिविलेजेस का एब्सेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। किसी भी देश या सोसाइटी के अंदर में अगर इक्वालिटी लाना है तो पहला स्टेप क्या है? कि जो भी प्रिविलेजेस है उसको ख़त्म करना है, जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है उसे ख़त्म करना है।
जैसे पुराने टाइम में कास्ट सिस्टम था इंडिया के अंदर में, तो इससे जो पीपल होते थे, जो लोअर कास्ट के होते थे, वो कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ मैनुअल लेबरिंग ही करते थे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो कुछ फैमिलीज होते हैं उनके उनको हायर पोजीशंस मिलते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, लोअर कास्ट के होते हैं, उनको नहीं मिलते हैं। तो इक्वालिटी का अटेनमेंट कब होगा? तब होगा जब इस तरह के सभी रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किए जाएंगे, या प्रिविलेजेस को जो है वो ख़त्म किए जाएंगे। यहाँ पे कोई हायर लोअर नहीं होगा, कोई सुप्रीम कोई इन्फीरियर नहीं होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रिविलेजेस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which principle among the following was added the DPSP by the 42nd amendment to the Constitution? कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि लाया गया था डीपीएसपी में बाय द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किए गए थे ओरिजिनल लिस्ट में। इसमें पहला था टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जिसमें आर्टिकल 39 में बताया गया है कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए अपॉर्चुनिटीज सिक्योर करनी चाहिए। फिर आर्टिकल 39 ए में कहा गया है इक्वल जस्टिस के बारे में, एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 43 ए में है कि स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो वर्कर्स के पार्टिसिपेशन है उसको सिक्योर किया जा सके इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और एक और आर्टिकल है 48 ए, जिसमें बताया गया है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो सकता है। इसके अलावा राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये भी नहीं है। सिक्योरिंग लिविंग वेजेस एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क टू वर्कर्स, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमारा पहला ऑप्शन है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट। स्टेट क्लेम करते हैं राइट्स के ऊपर, गलत है। राइट्स आर द प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। तीसरा क्या है? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि राइट जो है वो क्या है? सिटीजन्स के क्लेम है अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि इन राइट्स के थ्रू ही लोग क्या करते हैं? डिमांड करते हैं ना अपॉन द स्टेट। तो कहीं ना कहीं वो अपना राइट्स के को समझते हैं और वो अपना राइट्स का प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि राइट्स सिटीजन्स के क्लेम्स होते हैं, ना कि स्टेट के क्लेम्स होते हैं। और स्टेट जो मन चाहे वो नहीं कर सकता है, क्योंकि लोगों को पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, तो वो अपना क्लेम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आर प्रिविलेजेस ऑफ ए फ्यू सिटीजन्स। फ्यू सिटीजन्स की बात यहाँ पे नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस में डीपीएसपी लिमिटेशंस किस पे लगाते हैं? क्या लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे लगाते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे लगाते हैं, दोनों पे लगाते हैं, या किसी पे नहीं लगाते हैं? दोस्तों, ये जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का फ्रेज है, ये आइडियल्स बताते हैं जो कि हमेशा एक स्टेट को माइंड में रखना चाहिए जब भी पॉलिसीज बनाते हैं या लॉज लाते हैं। ये कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस है या रिकमेंडेशंस हैं जो कि स्टेट को दिए जाते हैं किसी भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। तो इसमें सब जो आंसर है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में लिमिटेशंस लगाना, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वन, नीदर छूट गया दोस्तों, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं 2017 प्रीवियस ईयर पेपर पॉलिटी के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।